जिनके हाथ पैर नहीं होते उनके लिए प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है। 100% प्रॉफिटेबल कंपनी बताई, जबकि लॉस मेकिंग कंपनी थी। नमिता के हिसाब से ये बंदा ही खराब था। जूता 4,500 के करीब का है और इसे बार बार कोई खरीदेगा भी नहीं। शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 के 13वें एपिसोड में टोटल 3 ब्रांड आए और शार्क्स की कुर्सी पे थे कुणाल, रितेश, नमिता, अमन और अनुपम मित्तल। पहला ब्रांड था फुप्रो। इसके जो फाउंडर्स थे वो आईआईटी से पढ़े हुए थे। उसमें से एक फाउंडर ने कहा कि भाई मैं तो अपने कॉलेज के टाइम में इंडिया का बेस्ट कोडर में से एक आता था, और ये बात इसलिए निकली थी क्योंकि वो लोग कॉलेज के टाइम में एक प्रोजेक्ट बनाते थे। जैसे जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, उन्हें ब्लड सर्कुलेट होने में उनकी बॉडी में कुछ दिक्कत होती होगी, तो ये जो प्रोजेक्ट था उस चीज को खत्म कर देता था। तो अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता तो लोगों को काफी फायदा होता। लेकिन फुप्रो के पास वो प्रोजेक्ट अभी नहीं था क्योंकि वो पूरा बना नहीं था, वो सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट था। लेकिन हाँ, जब फ्यूचर में इनकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, इनके जो अभी के प्रोजेक्ट हैं वो ज्यादा बिकेंगे और उनकी सेल अच्छी होगी, तो ये फ्यूचर में उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। हर कंपनी ऐसे ही बोलती है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो इनके पास हाथ और पैर थे, जैसे पैर वो स्प्रिंग वाले पैर होते हैं वो थे, पैर नॉर्मल जो पंजा होता है उस टाइप का था। इनके जो मेनली कस्टमर होंगे वो डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि जब एक पेशेंट आता है तो उसे डॉक्टर ही बताता है कि क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना। अब जैसे एक प्रोजेक्ट होता है ना, उसको तभी बेचा जा सकता है, खासकर इंडिया में, जब उसके पीछे कोई कहानी हो और एक इमोशनल कहानी हो। तो फाउंडर ने वही कहानी सुनाई कि एक बार मुझे भी आर्मी में जाना था, फिर मैं आर्मी में नहीं जा पाया, तो मैं ये प्रोजेक्ट आर्मी वालों के लिए बना रहा हूँ कि उन्हें जो भी दिक्कत होती है, जिसके हाथ कट जाते हैं, कुछ होता है, उनको फायदा हो सके। लेकिन उन्होंने एक ही बार में बोल के ये लाइन खत्म कर दी। पूरे 2 से 2.5 घंटे की पिच में शार्क्स को एक बार भी नहीं लगा कि उन्होंने आर्मी वालों के लिए कुछ बात करी या फिर प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ खास चीज है। मतलब पूरी पिच में ना कोई देशभक्ति वाली फील थी और ना ही कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे लोगों को कुछ ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसकी वजह से अनुपम मित्तल आउट हो गए। कंपनी ने कुछ 2.6 करोड़ के करीब की एक साल में सेल करी थी और उनका विजन था इस साल मतलब 2024 में 5 करोड़ की सेल करना, और वो वैल्यूएशन लेके आए थे उसका 11% प्लस 5 करोड़ और मतलब कि 60 करोड़। इस कंपनी में टोटल 3 को फाउंडर्स थे, 2 आए थे और 1 नहीं आए थे। जो आए नहीं थे उनके पास 40% कंपनी थी क्योंकि उन्होंने 2.5 करोड़ के करीब इन्वेस्ट करे थे और ये दोनों उनकी जगह काम करते थे। एक को फाउंडर के पास 35% कंपनी थी और एक के पास 25% कंपनी थी। अनुपम मित्तल तो पहले ही आउट हो गए थे, तो कुणाल ने इन्हें डील देने की कोशिश करी, लेकिन इनकी डिमांड थी कि जिस बंदे के पास 40% है उन्हें 25% दे दो। उन्होंने 2.5 करोड़ इन्वेस्ट किया, उनकी इक्विटी 25% कर दो, लेकिन फाउंडर्स को ये अनएथिकल लगा तो उन्होंने ये डील मना कर दी। उसके बाद रितेश, अमन और नमिता ने मिलकर इन्हें 60 लाख रुपए दिए 4% ऑफ देयर कंपनी के बदले। दूसरा जो ब्रांड था वो जूते का ब्रांड था जिसका नाम था कैनवस। ये लोग जूते खुद बनाते थे। 3 साल पहले इनकी 67 लाख की सेल थी। उसके अगले साल मतलब 2023 में इनकी 77 लाख की सेल हुई और 2024 के शुरू के 6 महीने इनकी 27 लाख की सेल हुई और बचे हुए 6 महीने में इन्होंने सोचा था कि टोटल इनकी जो साल की सेल होगी वो 77 लाख हो जाएगी। इनका जो सबसे कम प्राइस वाला जूता था वो 1600 रुपए का था और बाकी सारे जूतों की जो रेंज थी वो 4,500 से 4,000 के करीब की थी। अब बाकी जूते तो सभी लोग बेचते हैं, तो इनके में ऐसा अलग क्या था? इनके जूते में ये अलग था कि ये आर्ट फॉर्म्स बनाते थे। जूते इनके अलग अलग डिजाइन के होते हैं। नॉर्मल से जूतों की क्वालिटी अच्छी तो बना दी और उस पर अलग अलग आर्ट बना दी ताकि लोग और खरीदें। और इन जूतों पे जो आर्ट फॉर्म थी वो जोधपुर की कुछ बनी हुई थी। इस कंपनी की जो फाउंडर थी उसके पास खुद 48 के करीब शूज अपने लिए थे। हालांकि जो इनके शूज थे वो ऐसे थे कि आदमी ने एक बार खरीद लिए और एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद मजा खत्म हो गया। एक ही बार खरीदने वाले शूज थे। लेकिन इनका कहना यह था कि हम हर साल अलग अलग तरह के डिजाइन के शूज लाते रहते हैं, तो लोगों को जितना पसंद आएगा, जितने हम डिजाइन निकालेंगे वो उतने खरीदेंगे। शार्क्स को ये फाउंडर सही लगी, उसकी कंपनी सही लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगा, मतलब जूते की क्वालिटी भी अच्छी थी, आइडिया भी अच्छा था, फाउंडर का आर्ट और जूते को लेकर पैशन भी अच्छा था। लेकिन अभी कंपनी इतनी बड़ी नहीं बनी थी और ना ही इतना अच्छा कुछ प्रॉफिट कर रही थी। धीरे धीरे करके सारे शार्क्स ने डील को मना कर दिया और इनकी शार्क टैंक की डील नहीं हुई। ये वाली पिच तो सुनने जैसी है भाई। ये थर्ड ब्रांड था ईजो मशीन। आपने इंस्टाग्राम पे इनको जरूर देखा होगा भाई। लगभग इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं और इनका कंटेंट क्या है? ब्रांड्स को मार्केटिंग के बारे में बताना, ब्रांड्स को प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताना, ब्रांड्स कैसे ग्रो हो, मार्केटिंग कैसे करते हैं, कंपनी कैसे चलाते हैं। मतलब जो बंदा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शेयर करता है उन्होंने अपनी कंपनी के नंबर ही उल्टे सीधे कर दिए। 24 करोड़ का प्रॉफिट बताया और असलियत कुछ और ही थी।
इनकी जो ईज ऑफ बिलिंग मशीन है उसकी वजह से छोटे दुकानदार 1 मिनट में अपना बिल निकाल पाते हैं। इनकी ये मशीन 6 से 7 हजार रुपए की है, जिसमें साथ में ये प्रिंटर भी देते हैं। अब भाई बिल निकालना है तो प्रिंटर तो देना पड़ेगा। इन्होंने तो फुल 100% कंपनी प्रॉफिटेबल बता दी थी। अब आगे इंस्टाग्राम की ऑडियंस तो है नहीं, अब सामने बैठी है हजारों करोड़ की कंपनी बनाने वाले शार्क्स। फिर उन्होंने धीरे धीरे बातें निकलवाई। धीरे धीरे पता चला कि इनकी महीने की तो 50 लाख की सैलरीज होती हैं। मतलब इनके यहाँ 160 के करीब लोग काम करते हैं, उन्हें टोटल 50 लाख रुपए तो इन्हें सैलरी देनी पड़ती है। उसके बाद पता चला कि इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, मतलब कि पहले प्रोजेक्ट खरीद लिया, उसके बाद हर साल 3,000 रुपए देने पड़ेंगे इस मशीन को यूज करने के लिए। और मतलब मार्केटिंग वगैरह की अलग कॉस्ट है, और यही सेम काम 200 से ज्यादा कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं। और जब सारी बातें सामने आई, हर कॉस्ट को अलग किया, तो पता चला कि सालाना तो इनका 7 से 10% का तो लॉस हो रहा है। और जो चीज बोल के, मतलब जो इनकी यूएसपी है कि भाई इससे छोटे दुकानदारों को फायदा होगा। फायदा कैसे होगा कि चोरी नहीं होगी, उनके जो स्टाफ है वो चोरी नहीं कर पाएंगे। उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि ये मशीन सिर्फ बिल ही निकाल पाती। देखो, रोज वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, और अगर आप शार्क टैंक की रोज वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर, ताकि उस 1.5 घंटे के शार्क टैंक के फालतू से एपिसोड को देखकर मैं उसे 5 से 6 मिनट में अच्छे से बताऊं, ताकि आपका टाइम बच सके। एक तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके साथ कुछ भी कमेंट कर देना ताकि रीच और बढ़े। हम फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में।